नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे आइडियल सॉल्यूशन से। इससे पहले हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ के बारे में, तो हम समझेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आती है। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कंसंट्रेशन की एंटायर रेंज पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन एंड टोल्यूइन। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जैसे डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर जब हम मिक्सिंग करेंगे तो जो वॉल्यूम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद में सेम इसी तरीके से एंथैल्पी जो कि एनर्जी है उसके अंदर किसी टाइप का चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, होता ये है कि हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट्स होंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। एक सपोज आपके पास कंपोनेंट है ए और दूसरा है बी। ठीक है, सपोज दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूट। तो यहाँ पर ए के बहुत सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ में जुड़े होंगे, बी के कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ में जुड़े होंगे। तो होगा ये कि इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं, ए के बीच में और बी के बीच में, और जब हम इनको मिक्स कर देंगे तो जो इंटरेक्टिव फोर्सेस यहाँ पे हैं ए और बी के बीच में, सेम इंटरेक्टिव फोर्सेस इस ए बी के बीच में होंगी। जब यहाँ पर इंटरेक्टिव फोर्सेस के बीच में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ना तो वॉल्यूम चेंज होगी और ना ही किसी टाइप की एनर्जी है वो चेंज होगी, क्योंकि जब कोई बॉन्ड बनता है तो या तो एनर्जी इवोल्व होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बट यहाँ पर किसी टाइप का ऐसा जो चेंज है वो नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर चेंज है वो नहीं होगा, और जब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो वॉल्यूम के अंदर और एंथैल्पी के अंदर किसी टाइप का चेंज है वो नहीं आएगा। दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0, इट विल बी आइदर मोर देन 0 और लेस देन 0, बट नॉट विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जब हम इन ए और बी के पार्टिकल्स को मिलाते हैं, ए और बी के पार्टिकल्स को, तो जो एनर्जी इस ए और बी के बीच में है वो एनर्जी इस ए बी के बीच में नहीं रहेगी, या तो इससे ज़्यादा होगी या फिर इससे कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा और कम होने से मतलब ये है कि या तो एनर्जी यहाँ पर इवोल्व होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमने देखा था कि ना तो एनर्जी इवोल्व होती है ना एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इस वजह से जो वैल्यू है वॉल्यूम की और इसके अलावा एनर्जी की, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Solution which does not obey Raoult's law on entire range of concentration is known as non-ideal solution. There are some characteristics, और इसका मैं रीज़न है वो आपको बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब उसके बाद इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेसिस पर एक सॉल्यूशन दो टाइप के डेविएशन शो कर सकता है। एक शो कर सकता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से मतलब ये है कि प्रेशर जो कि वेपर प्रेशर है वो या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन है, और अगर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन है, जैसे कि हमने वेपर प्रेशर के ग्राफ में देखा था। अब यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन ये कब शो करेगा? देखिए, ए
और बी के बीच में इंटरेक्टिव फोर्स है, इनको आप मिलाओगे तो ए बी के बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस आएंगे। अगर ए बी के बीच में इंटरेक्टिव फोर्स ए और बी से कम है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो वीक है, और जब बॉन्ड वीक होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। ठीक है, अब इसको जैसे ही थोड़ी सी अमाउंट एनर्जी की मिलेगी तो ए बी के पार्टिकल्स टूटकर बहुत जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है ए और बी के बीच में वो सेम टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा कम हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रोंग है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोंग बॉन्ड रहेंगे, यहाँ पर वीक बॉन्ड रहेंगे। वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान है, स्ट्रोंग बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी तो उसके बाद में तुरंत ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, और जैसा कि हमने ग्राफ में देखा था वेपर प्रेशर के ग्राफ में हम देखते हैं ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये एक कंपोनेंट के लिए दूसरे कंपोनेंट के लिए। अब उसके बाद में होगा ये कि यहाँ पर जब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, तो जो कि वेपर प्रेशर पहले ये था P1 और P2 के बीच में, अब ये वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और अगर इसके अपोजिट कंडीशन होती है, ए बी के बीच में इंटरेक्टिव फोर्स इस ए और बी से ज़्यादा है, तो अब इसको वेपर में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। ठीक है, जितने वेपर्स इस कंडीशन में बनेंगे उतने वेपर अब यहाँ पे नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और जब यहाँ पर इतने सारे वेपर्स नहीं बन पाएंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम होगा। कम से मतलब वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ हमें नेगेटिव डेविएशन के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक्चुअल है और उसके बाद में ये थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा इन द केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के। ठीक है, अब इधर हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक है क्लोरोफॉर्म और दूसरा है आपके पास एसीटोन। ठीक है, इस एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी, और जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है उसके बाद में जो इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं वो इंक्रीज होंगी, और इंटरेक्टिव फोर्सेस के इंक्रीज होने की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। मीन्स नाउ इट विल शो द नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज के अंदर सेम होती है, उनको बोलते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सपोज आपके पास यहाँ पर कोई भी एक मिक्सचर है, मीन्स होमोजेनियस सॉल्यूशन है, और इधर सपोज यू हैव टू कंपोनेंट्स ए प्लस बी एक दूसरे के साथ में इंटरेक्टेड हैं। अब आपने इनको गर्म किया, अब तक ये लिक्विड स्टेट में है, गर्म करने के बाद में ये वेपर में कन्वर्ट हो गए। अब वेपर के अंदर भी सेम कंपोजिशन है जो यहाँ पे थी। ठीक है, इनकी कंपोजिशन के अंदर किसी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी एज इट इज इस लिक्विड स्टेट से वेपर फेज के अंदर चले गए। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर कंपोजिशन सेम रहती है उन मिक्सचर्स को बोलते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ओके, बट अगर आपके पास कोई भी जनरल सॉल्यूशन है उसको अगर आप गर्म करोगे तो दो कंपोनेंट्स का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, एक का बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वो पहले चला जाएगा, दूसरे नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग रहेंगे। तो ये जो मिक्सचर हैं इनको बोलते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, द बाइनरी मिक्सचर विच कंटेन्स सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन द वेपर फेज at a specific temperature. This type of mixture is known as azeotropic mixture. Boiling point of azeotropic mixture is constant. मतलब इनका जो boiling point है azeotropic mixtures का वो सेम रहेगा।
अब उसके बाद में एजियोट्रोपिक मिक्सर्स दो टाइप के हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर वो होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन हमने पीछे पढ़ा। अब पॉजिटिव डेविएशन में होता ये है कि कंपोनेंट्स के बीच में जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो कम होंगी, तो उनको थोड़ा सा आप टेम्परेचर प्रोवाइड करो तो एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर फेज में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर। ऐसे बाइनरी मिक्सर्स जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सर शो करेंगे, क्योंकि AB के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगी, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि इनको गर्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो आपका हीट है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की और उसके बाद में उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड ना कर सॉल्यूट के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट्स आर डिफाइंड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब ये है कि सिर्फ ये डिपेंड करेंगी सॉल्यूट की अमाउंट के ऊपर कि सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। अब यहाँ पर कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मतलब क्या है उसको समझिए। सपोज आपके पास पानी है, ठीक है, अकेला पानी, उसको आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद में जो वेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, और जैसे आप उसके अंदर नमक या फिर शुगर डाल देते हो तो उसके बाद में उस सेम टेम्परेचर के ऊपर उसके उतने वेपर्स नहीं बन पाएंगे जब वो प्योर स्टेट में था। अब इसका कारण ये होगा कि जैसे हमने वहाँ पर शुगर या फिर सोल्ट पुट किया तो उसको पुट करने के बाद में उस वाटर की सरफेस को कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स ने कवर कर लिया। अब वहाँ पर जैसे जैसे सोल्यूट के पार्टिकल्स की अमाउंट आप इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे सरफेस एरिया को उतने ही ज़्यादा कवर करेंगे वो। ठीक है, और जितनी ज़्यादा वहाँ पर कवरिंग होगी सरफेस एरिया की, इसका मतलब वेपर्स उतना ही कम बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है मतलब ये है कि आपके जो वेपर प्रेशर है वो लगातार सोल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता जाएगा। जैसे जैसे आप वहाँ पर नंबर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर लगातार कम होता जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज इन सॉल्यूशन सम सरफेस ऑफ सॉल्वेंट इज कवर्ड बाय द सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब आपने पीछे पढ़ा था P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, बट यहाँ पर 1 ना मानकर मैंने a माना। ठीक है, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ठीक है, और जैसे हम इसको सोल्व करते हैं या पीछे देख सकते हो इक्वेशन में PA इज इक्वल टू PA नोट XA। ठीक है, अब यहाँ पर नोट है PA नोट है प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब यहाँ पर PA इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PA नोट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, हम यहाँ पर इसको सॉल्वेंट मानेंगे। अब XA आप जानते हो मोल फ्रैक्शन होता है। अब इधर ये डेल्टा PA, जैसे ही आपने यहाँ पर सोल्यूट को पुट किया तो उसके बाद में वेपर प्रेशर चेंज होता है। अब ये वेपर प्रेशर कितना चेंज हुआ वो होगा PA नोट माइनस PA के बराबर। ठीक है, प्योर स्टेट में ये ज़्यादा था, जब ये सॉल्यूशन में चला गया तो उसके बाद में ये कम हो गया, PA नोट माइनस PA, इतना चेंज यहाँ पर आएगा। अब इधर PA की वैल्यू पुट करो। ठीक है, PA के साथ में ये जो वैल्यू है वो पुट करो, डेल्टा PA इज इक्वल टू PA नोट माइनस PA नोट XA। ठीक है, उसके बाद में इसको हम कॉमन लेंगे, डेल्टा PA इज इक्वल टू
पी ए नोट 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब ये आप जानते हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका जो एक्स ए है वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी के बराबर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ओके, डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट पी बी, इसके बराबर हो जाएगा एक्स बी के बराबर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, और एक्स बी को अगर हम देखें डेल्टा पी ए नोट इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ वहाँ हमने ए माना था, इधर 1 माना, तो इस तरीके से इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते जाएंगे। तो डेल्टा पी वन इज इक्वल टू एक्स टू पी वन नोट। ठीक है, एक ही जगह पर मैंने यहाँ पे 1 मान लिया, तो डेल्टा पी ए ये आपका एज इट इज है, पी ए नोट इस तरफ आ जाएगा, तो डेल्टा पी ए नोट। ठीक है, अब डेल्टा पी वन की वैल्यू आप जानते हो जो कि यहाँ पर है, डेल्टा पी वन इज इक्वल टू पी वन नोट माइनस पी वन एज इट इज, और ये पी वन नोट एज इट इज, और आपका इसके सामने x2। अब x2 आप जानते हो जो कि मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 2 का, वो होगा n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट्स के मोल और उसके बाद में टोटल कंपोनेंट्स के मोल। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा P1 नोट माइनस P1 नोट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब यहाँ पर जो आपका N2 है इसकी अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, N2 इज द मोल फॉर सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोल्यूट्स हैं वो बहुत कम होंगे, इस वजह से इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपका N2 डिवाइडेड बाई N1 बचेगा। ठीक है, अब आप जानते हो N2 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास, तो N2 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2, और N1 होगा W1 डिवाइडेड बाई M1। ठीक है, जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आएगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की इक्वेशन। ठीक है, तो इतना जो प्रेशर है वो यहाँ पर चेंज होगा वेपर प्रेशर। ठीक है, और आप जो M1 और M2 है वो भी आप इस इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हो। ठीक है, ये था हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद में है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। प्योर सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। हम उसके अंदर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो कि प्योर सॉल्वेंट है आपका, उसके अंदर कोई भी एक सॉल्यूट पुट करते हैं तो उसके बाद में उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब ये बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा इसको हम देखेंगे फिर दोबारा से एक इक्वेशन से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर एंड वैल्यू ऑफ 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट को मानते हैं हम TB नोट, T इज इक्वल टू टेम्परेचर, B इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट, जो कि यहाँ इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है दिस TB नोट। ठीक है, अब उसके बाद TB होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि इस ग्राफ में दे रखा है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट एक इस तरीके से इंक्रीज होगा। TB नोट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TB द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब कितना यहाँ पर इंक्रीज होगा वो होगा डेल्टा TB के बराबर। ठीक है, वो आएगा आपका TB माइनस TB नोट, और इतना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए दिस डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी के ये बराबर होगा। अब उसके बाद में जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा KB इंटू M। ठीक है, KB है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट,
या फिर इसको बोल सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब Kb की जो यूनिट है, Kb को आप यहाँ पे रख लो। ठीक है, और आपका m इस तरफ चला जाएगा, तो उसके बाद में आपकी जो यूनिट है वो आएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, इस यूनिट को आप ध्यान में रखना। अब मोलरिटी का जो भी फॉर्मूला है वो आप एज इट इज पुट करो, उसके बाद में आपका कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन kg, और अगर वो ग्राम में दे रखा है तो वहां पर 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए आप लिख सकते हो, मोल सोल्यूट को आप कंपोनेंट 2 मान रहे हो, तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, तो W2 डिवाइडेड बाय M2 आप लिख सकते हो। ठीक है, कंपोनेंट 1 आपका सोलवेंट है तो W1 एज इट इज आएगा, और ये हम ग्राम में ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 1000 आ जाएगा। उसके बाद में 1000 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपकी मोलरिटी का फॉर्मूला होगा। अब जैसे ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे डेल्टा Tb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में, तो आपका ये जो डेल्टा Tb है वो आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो M2 है वो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम सॉल्यूट को पुट करते हैं तो उसके बाद में सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। सेम इसी तरीके से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका मतलब ये है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है जो कुल्फ़ी हम खाते हैं, मटके वाली कुल्फ़ी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमें खारापन महसूस होता है। उसका कारण ये है कि उसके अंदर नमक डाला जाता है, और जैसे ही नमक डाला जाएगा तो उसके बाद में उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, अब ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज होगा वो सेम इसी तरीके से है जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा। यहाँ पर हमने डेल्टा Tb देखा था, वहाँ पर आएगा डेल्टा Tf। ठीक है ना, Tf आ जाएगा, F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और जो सारी वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी। तो देखिए चेंज आएगा, प्योर सॉल्वेंट का है ये Tf नोट, और ये है आपके सॉल्यूशन का Tf। ठीक है, डेल्टा Tf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, जैसे ही हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर Kf आएगा m, और मोलरिटी की जो हमने पहले फॉर्मूला पुट किया था सेम फॉर्मूला यहाँ पे आप पुट करोगे, और उसके बाद में आपका जो चेंज है फ्रीजिंग पॉइंट में, कितना डिप्रेस हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, वो इस फॉर्मूला से एज इट इज आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो Kf है उसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो सेम जैसा कि हमने पहले पुट किया था मोलरिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे भी हम मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास Kf और Kb है वो आ जाएगा, और Kf Kb आप निकाल सकते हो सेम फॉर्मूला से। ठीक है, इस Kf को आप इस तरफ रख दो और आपका जो M2 है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज हैं। तो ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, और लास्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ऑस्मोसिस एंड एबनॉर्मल मास। उसके बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।